सियाचिन में मौत को मात देने वाले हनुमंत थप्पा का निधन। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली आखिरी सांस। देश भर में शोक की लहर। सियाचिन से 6 दिन तक बर्फ में थे हनुमंत। इशरत जहां पर अडली के खुलासे से सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा इशरत के हमदर्द मांगे माफी। पूछताछ में अडली ने इशरत को बताया लश्कर का फिदायीन आतंकी। ऑड इवन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान। 15 से 30 अप्रैल तक फिर से लागू होगा फॉर्मूला। दिल्ली के 81% लोगों ने किया ऑड इवन का समर्थन। केजरीवाल ने फिर छेड़ी एसीबी को दिल्ली सरकार के अधीन लाने की राग। बोले एसीबी मिल जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को फौरन भेज दूंगा जेल। पचौरी पर टेरी की पूर्व महिला कर्मचारी ने लगाया यौन शोषण का आरोप। कहा तंग आकर 2003 में छोड़ी थी नौकरी। पचौरी के प्रमोशन पर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उठाए सवाल। हनुमंत थप्पा एक जांबाज। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। 3 फरवरी को आया था वो बर्फीला तूफान जिसमें हनुमंत थप्पा दब गए थे। 8 तारीख को रेस्क्यू के दौरान उन्हें जब निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन आज आखिरकार हनुमंत थप्पा नहीं रहे। 3 दिन तक उनका दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। हनुमंत थप्पा कोमा में चले गए थे। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बाद उन्हें गुरुवार दोपहर हार्ट अटैक भी आ गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। हनुमंत थप्पा की मौत से देश भर में शोक की लहर है, लेकिन जाते हुए हनुमंत थप्पा हौसले की मिसाल कायम जरूर कर गए। सियाचिन में एवलांच के 6 दिन बाद बचाए गए लांस नायक हनुमंत थप्पा नहीं रहे। 3 दिन तक उनका दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में इलाज चला। वो कोमा में चले गए थे। ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बाद उन्हें गुरुवार दोपहर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के मुताबिक हनुमंत थप्पा को निमोनिया था। उनकी किडनी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। उनके इलाज के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और सर्जन की एक टीम लगी हुई थी। हम लोगों को ये बहुत दिल में एक बहुत ही क्षति पहुंचने वाला ये घटना है। इतने दिन बचने के बाद फिर आखिरकार वो हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों को बहुत इस घटना से दुखी हुआ और मैं उनके परिवारजनों के साथ मैं अपना ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग सब आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, पूरे देश, और प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसको आत्मा को शांति दे। बर्फ के नीचे 6 दिन तक दबे रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा मौत से जंग लड़ते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन जिंदगी की जंग में वो हार गए। गुरुवार सुबह 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल में लांस नायक का पूरा परिवार मौजूद था। हनुमंत थप्पा की मौत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव कर्नाटक के धारवाड़ में परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। चमत्कार से हनुमंत थप्पा को बर्फ की कफन से बाहर निकाला गया था। उम्मीद थी कि इलाज के बाद उनकी जान बच जाएगी, लेकिन दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती हनुमंत थप्पा के साथ दूसरा चमत्कार नहीं हो सका और वो सदा के लिए मौत की नींद सो गए। हनुमंत थप्पा की मौत से पूरा देश गमगीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने जाबाज जवान हनुमंत थप्पा की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, वो हमें दुखी छोड़कर चले गए। हनुमंत थप्पा की आत्मा को शांति मिले। आप में जो जवान था वो कभी नहीं मरेगा। गर्व है कि आपके जैसे बहादुर ने देश की सेवा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हनुमंत थप्पा की मौत पर दुख जताया है।
उन्होंने जाबाज की मौत पर लिखा कि हनुमंतप्पा वीरता और साहस की मिसाल हैं। हनुमंतप्पा की मौत पर देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे हनुमंता देश के लिए और पैदा होंगे और उनसे सीख लेंगे और उनके आदर्शों पर चलेंगे और देश को मजबूत करेंगे। एक सिपाही, एक बहादुर सिपाही जिसने सियाचिन की ठंड के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी, एक एवलांच से बच के आ गए, उनकी इस तरह मृत्यु होना बहुत ही एक दुखद बात है और हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। हनुमंतप्पा ने जाबाजी की जो मिसाल पेश की थी वो बहुत विरले ही देखने को मिलते हैं। 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद हनुमंतप्पा जिंदा थे। 33 साल के हनुमंतप्पा बेहोशी की हालत में रेस्क्यू टीम को मिले थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के सेना अस्पताल पहुंचाया गया था। 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से उनके शरीर का पानी सूख गया था। डिहाइड्रेशन के अलावा ठंड से हाइपोथर्मिया हो गया था। लांस नायक हनुमंतप्पा हमारे साथ अभी नहीं है और हालांकि पिछले 2 दिन से 1.25 करोड़ भारत के नागरिकों के दुआ उनके साथ थे। दिल्ली के रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल में उनके लिए हर एक प्रकार का प्रयास हुआ था, परंतु अंत में न दुआ न दवाई उनको बचा पाए और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये बड़ी दुखद वाली खबर है। सारा देश प्रार्थना कर रहा था, पूरे फौज प्रार्थना कर रही थी, शायद पूरे वेटरन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्म फोर्स वाले उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक मिरेकल था कि वो 6 दिन तक जिंदा रहे, इसके बावजूद कि लगभग वो 3 मंजिला मकान जितना है उतनी बर्फ के नीचे थे। पूरी से हर प्रकार की कोशिश की गई और कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बच सके। दरअसल 3 फरवरी को सियाचिन आर्मी कैंप के पास सुबह 8:30 बजे के करीब एवलांच आया था। अपने बेस कैंप से पेट्रोलिंग के लिए निकले एक जेसीओ समेत 10 जवानों का ग्रुप बर्फ के नीचे दब गया था। इसी के बाद शुरू हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर में 19,500 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन हनुमंतप्पा को छोड़कर कोई जवान जिंदा नहीं बच पाया था। हनुमंतप्पा की इस जाबाजी को देश सलाम कर रहा था और उनके लिए पूरा देश दुआ कर रहा था, लेकिन एक और करिश्मा नहीं हो सका और हनुमंतप्पा सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए। दीपक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। हनुमंतप्पा कोपट जिन्होंने 2002 में मद्रास रेजिमेंट ज्वाइन की थी और नौकरी के 13 सालों में से 10 साल वो ऐसी ही विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते रहे। करीब 25 फीट की गहराई में बर्फ में दबे होने के बावजूद हनुमंतप्पा ने सांसों की डोर मजबूती से थामे रखी थी। सियाचिन में हौसले की जो मिसाल उन्होंने कायम की, उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। सियाचिन में मौत तक को मात देने वाले लांस नायक, बर्फ में 25 फुट नीचे दबकर भी सांसों की डोर मजबूती से थामने वाले हनुमंतप्पा, भारतीय सेना का एक ऐसा जांबाज फौजी जिसने अपनी हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम कर दी। पहले 6 दिन तक बर्फ में जिंदगी की जंग लड़ी और उसके बाद दिल्ली के अस्पताल में वो मौत से जूझते रहे। ठंड का गहरा असर किडनी और लीवर पर पड़ा था। इलाज के दौरान ही हनुमंतप्पा कोमा में गए। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बाद उनको हार्ट अटैक आया। फिर डॉक्टर्स की कोशिश और देश भर की दुआएं काम नहीं आ सकी। मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन जाते जाते लांस नायक हनुमंतप्पा ने भारतीय सेना का सिर गर्व से और भी ऊंचा कर दिया।
देश को भी अपने इस जांबाज फौजी पर हमेशा गर्व रहेगा, जिसने बर्फ की खाई में दबकर भी जिंदा रहने का कारनामा कर दिखाया। ये एक ऐसा चमत्कार था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। सियाचिन में हिमस्खलन में अपने साथी नौजवानों के साथ दफन हो गए हनुमंत थप्पा को बर्फ के नीचे से जिंदा तलाश लिया गया। दरअसल 3 फरवरी को सियाचिन में 19,000 से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हुए हिमस्खलन में पेट्रोलिंग के लिए निकले मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान जिंदा दफन हो गए थे। राहत और बचाव टीम ने 25 फीट मोटी बर्फ की परत काटकर हनुमंत थप्पा को जिंदा निकाल लिया। सेना और वायुसेना की टीम ने बीते शुक्रवार को जवानों को खोजने के लिए राहत और बचाव शुरू किया। बचाव दल को स्पेशल इक्विपमेंट और स्निफर डॉग की मदद से बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे जवान का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में मान लिया गया था कि अब कोई जवान जीवित नहीं बचा है, लेकिन जवानों के शव खोजने का काम जारी रहा। खोज में 5 जवानों के शव बरामद होने के बाद हनुमंत थप्पा जिंदा मिले और सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि हनुमंत थप्पा टेंट में थे और उसके नीचे दबने से बच गए। नाजुक हालत में हनुमंत थप्पा को दिल्ली लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने उनको बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और देश भर में उनके लिए लगातार प्रार्थना होती रही। लेकिन इस जांबाज जवान ने देश को अलविदा कह दिया। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। सर्च ऑपरेशन में सेना ने हनुमंत थप्पा को तो जिंदा निकाल दिया, पूरा देश अपने इस जवान की जांबाजी का कायल हो गया। जगह जगह उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई और मंदिरों में प्रार्थना की गई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। इसके अलावा इलाहाबाद और बनारस में भी पूजा प्रार्थना की गई। लेकिन ठंड का असर जानलेवा साबित हुआ और लांस नायक हनुमंत थप्पा ने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा के पास करीब 19,500 फुट की ऊंचाई पर बर्फ में दबे हुए हनुमंत थप्पा मौत से जंग लड़ते रहे और खुद को बचाए रखा, और वो भी तब जब तापमान 0 से 45 डिग्री कम था। देश हमेशा लांस नायक हनुमंत थप्पा के इस हौसले की मिसाल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पच्चीस से 35 फुट बर्फ के नीचे हनुमंत थप्पा दबे रहे और इतने दिनों तक दबे रहे। उसके बावजूद उन्होंने आखिरकार तब यहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में दम तोड़ा, जब जाहिर है डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशें कर ली थीं और दुआएं भी अब रंग नहीं ला रही थी। लेकिन वो कैसी परिस्थितियां हैं जहां सियाचिन में ये जवान देश की हिफाजत करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद India. Oh, asli masale sarsash. MDH. यही है असली इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बताओ ना, कहाँ गई थी आप? माँ? Renew your car insurance now on coverfox.com. किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम
निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल KISANCOOP@gmail.com। असली इंडिया, असली मसाले सरसश, MDH, यही असली इंडिया। -50 टेम्परेचर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी कम, और ऐसे में हर दिन वहां मौजूद रहकर देश की हिफाजत करना। कहने को ये सियाचिन कहलाता है, मतलब गुलाबों की घाटी, लेकिन वेजिटेशन के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्फ और बर्फ। कैसे इन विषम परिस्थितियों में खुद को जीवित, चलता हुआ और मजबूत बनाए रखते हैं जवान, और कैसे कई बार परिस्थितियां इन पर हावी हो जाती हैं, ये रिपोर्ट। $50 डिग्री से भी नीचे का तापमान और खून जमा देने वाली ठंड। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है, उसका नाम इंदिरा कॉल है, और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं, और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि बर्फ कहां धंस जाए इसका पता नहीं रहता, और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सके। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें धीमे धीमे चलना पड़ता है, और रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। साथ ही ये भी तय होता है कि एक निश्चित जगह पर उन्हें किस समय तक पहुंच जाना है, और फिर वहां कुछ समय रुककर आगे बढ़ जाना है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न पंछी। इतनी बर्फ कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा, और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हो तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। ठंड से कैसे बचते हैं भारतीय सैनिक? इन हालात में सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं, और सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह उन मुश्किल हालात में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है। वहां टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए वहां खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है, और वे सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद भी नहीं आती। वहां नहाने के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है, और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो वो घाव भरने में काफी समय लगता है। वहां लगभग 3 महीने सैनिक तैनात रहते हैं, और इस दौरान वो बहुत ही सीमित दायरे में घूम फिर सकते हैं। संघर्ष विराम होने के कारण सैनिकों के पास वहां ज्यादा काम भी नहीं रहता, और उन्हें बस समय गुजारना होता है। चोटियों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। संघर्ष विराम से पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। चीता हेलीकॉप्टर उन चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है। संघर्ष विराम से पहले ये इसलिए किया जाता था जिससे दुश्मन देश जब तक निशाना साधेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, मगर अब भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे।
सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सिर्फ एक सैनिक ही न होकर इन परिस्थितियों में एक पर्वतारोही की तरह काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। 4 सालों में ही अभी के 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए हैं यहां से सेना की रखवाली के सिलसिले में, और सेना के अब तक 879 जवान यहां तैनात रहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 33 तो ऑफिसर्स हैं। फिर ऐसा क्यों जरूरी है सियाचिन हमारे लिए? इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं टोन फिगर की। तो आपको बता दें, एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि इंडिया जो है 3rd रैंक करती है ओबेसिटी के मामले में। इंडिया में ही ज्यादा ओबेस लोग पाए जाते हैं, यानी कि थोड़े से हेल्दी और थोड़े से मोटे तगड़े लोग पाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गेट स्लिम स्वेट बेल्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये सोना मसाजर और स्लिमिंग गारमेंट दोनों का एक अपग्रेडेड वर्जन है। नियोप्रिन फैब्रिक से बना हुआ है। ये एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ही ज्यादा हीट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और धीरे धीरे आपका ये जो टमी का एरिया है टोन हो जाता है। जैसे आप इसे पहनते हैं तो ये आपके पूरे फैट को जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपको एक फर्म बॉडी देता है। आपको जो है अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। रोजमर्रा के काम अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें करते हुए आप कैलोरीज को बर्न कीजिए। किचन में काम करते हुए आप इसे पहनिए। अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपको टोन्ड बॉडी चाहिए तो भी आप इसे पहनिए। आपकी शादी होने वाली है या है आपकी एनिवर्सरी या है आपका बर्थडे और आपको लगना है बहुत ज्यादा खास, आपको लगना है स्पेशल, तो मुझे लगता है आपके पास तो ये होना ही चाहिए और होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको एक और बेल्ट मिल रहा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ये आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं, ये आप अपने डैडी को गिफ्ट कर सकते हैं, ये आप किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं जिसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। गेट स्लिम स्वेट बेल्ट स्पेशल प्रेनोटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ बेल्ट है जो 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये एक स्लिमिंग गारमेंट है जो आपके निकले हुए पेट को एक परफेक्ट शेप में लाता है और इसे आप किसी भी ड्रेस या फिर शर्ट के अंदर पहनकर एक परफेक्ट टमी पा सकते हैं। इसका दूसरा काम है आपके शरीर के अंदर की हीट को बढ़ाना, जिसकी वजह से आपको पसीना निकलना शुरू हो जाता है और आप जितना पसीना बहाते हैं आपके कैलोरीज उतने ही बर्न होते हैं और कुछ ही दिनों में आपका मोटा और बाहर निकला हुआ पेट स्लिम और परफेक्ट शेप में आने लगता है। और इसका तीसरा काम है आपके लोअर बैक को सपोर्ट देना। अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से बैक प्रॉब्लम से काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। गेट स्लिम स्वेट बेल्ट बना है इंपोर्टेड नियोप्रीन फैब्रिक से, जिसकी वजह से पसीना सिर्फ अंदर ही रहता है और बाहर से आप रहते हैं एकदम फ्रेश और ड्राई। इसे आप कभी भी और कितने भी समय पहन कर रखिए। पेट कम करने का इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पसीना बहाइए और वो भी बिना कोई मेहनत किए और कुछ ही दिनों में इंचेस कम कीजिए, वो भी आपके रोज के काम करते समय या आराम करते समय। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर कोई इसे पहन सकता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये प्रेनोटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, यानी जब आप इसे पहनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और ढेर सारी कैलोरीज बर्न करते हैं। और इसकी तीसरी विशेषता ये है कि ये नियोप्रेन फैब्रिक से बना हुआ है, यानी कि आप जितना ज्यादा भी स्वेट कर रहे हैं, स्वेट आपका जो है बाहर आने वाला नहीं है, वो फैब्रिक के अंदर ही रहेगा। चौथी इसकी विशेषता ये है कि ये इलेक्ट्रिक सोना मसाजर और स्लिमिंग गारमेंट दोनों जो है टेक्नोलॉजीज का जो है अपग्रेडेड वर्जन है। पांचवी विशेषता ये है कि जब भी आप इसे पहनेंगे तो ये आपकी बॉडी को जो है इवनली टोन करेगा, यानी आपके टमी के फैट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि आपको मिले एक इंस्टेंटली फर्म फिगर। इस बेल्ट की जो है छठी विशेषता ये है कि आप इसे कभी भी पहन सकते हैं और कितनी भी देर पहन सकते हैं। इसकी सातवीं विशेषता ये है कि ना सिर्फ ये आपको इवनली टोन फिगर देता है, लेकिन ये आपको एक्सेसिवली जो है
हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करके अपने फिगर को जो है लॉन्ग रन में इवनली टोन करते हैं। इसकी 8वीं विशेषता यह है कि अगर आपको जो है बैक एक है, ये आपके बैक पेन को रिड्यूस करेगा और आपके पोस्चर को सही करेगा। 9वीं विशेषता इसकी ये है कि स्ट्रेचेबल गारमेंट है, यानी कि आपका साइज चाहे जो भी हो ये परफेक्टली आपको आ जाएगा और आपकी बॉडी को इवनली टोन करेगा। और इसकी आखिरी विशेषता ये है कि आप इसे धो सकते हैं, माइल्ड डिटर्जेंट में जो है इसे वॉश कीजिए और वापस से ये दोबारा पहनने के लिए तैयार हो जाता है। गेट स्लिम स्वेट बेल्ट जिसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर हम आपके लिए इसे लाए हैं सिर्फ 1690 रुपए में, और वो भी बाय 1 गेट 1 फ्री। जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है। सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। इसके रणनीतिक महत्व की वजह से ही पाकिस्तान की निगाह हमेशा से सियाचिन पर रही है। एक बार जनरल जियाउल हक ने हालांकि अपने यहां के लोगों को प्लेकेट करने के लिए कहा था कि वो तो बंजर जगह है, उसको हासिल कर भी लिया तो क्या, लेकिन असल में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिपोर्ट। आपके घर से 18,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है बर्फ की एक बेजान दुनिया। यह है वो इलाका जहां की जमीन के साथ आसमान भी जिंदगी का दुश्मन है। लेकिन बर्फ की इस बंजर दुनिया में इंसानी कदमों की आहट गूंजती है। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो जाबाज फौजी हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सरहद की निगहबानी में डटे हैं जिसका वजूद किसी भी नक्शे में नहीं है। इस बेरहम दुनिया में 28 साल से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे की ओर संगीने ताने तैनात हैं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा जंग का मैदान, सियाचिन। कश्मीर से लगते काराकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में मौजूद है यहां के 5 सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक सियाचिन ग्लेशियर। समुद्र तल से 16,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद यह ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच 28 साल से जंग का मैदान बना हुआ है। हालांकि यहां 2003 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हर पल अपने अपने मोर्चे पर तैनात हैं। यहां दोनों तरफ के जितने सैनिक आपसी गोलीबारी में नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा फौजियों ने यहां की ठंड और विपरीत मौसम का सामना करते हुए दम तोड़ा है। लगभग 70 किलोमीटर विस्तार वाले इस बेरहम बर्फीले इलाके ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के करीब 2,500 सैनिकों की जानें ली हैं। शून्य से भी 50 डिग्री नीचे के तापमान वाले इस बेजान इलाके पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अब तक 500 अरब रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर चुके हैं। केवल भारत की ही बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक सियाचिन मोर्चे पर भारी सैनिक तैनाती बनाए रखने के लिए हमें हर दिन 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कश्मीर से आगे एक देश में एक और खूबसूरत जहां है जिसे दुनिया लद्दाख के नाम से जानती है। वो लद्दाख जहां की खूबसूरती बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने देखी होगी। लद्दाख से ही कुछ किलोमीटर आगे से शुरू होता है सियाचिन का इलाका। बर्फ से लिपटा यह इलाका आपको बेहद खूबसूरत लगेगा, लेकिन इस इलाके में जिंदगी काफी मुश्किल और खतरों से भरी है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड यानी रणक्षेत्र माना जाने वाला सियाचिन से हमें आखिर क्या हासिल हो रहा है, ये बताने से पहले आपको ले चलते हैं आज से 32 साल पहले। 1984 की बात है, तब बर्फ की सफेद चादर से लिपटा बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये इलाका वीरान पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान की नजर 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके पर थी। भारत सरकार की आंख तब खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू की। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था।
सेना इस सूचना से चौकन्नी हो गई और सियाचिन की तरफ कूच कर दिया और इस तरह लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984